सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट यानी इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जो आपके लिए बेहद जरूरी और कुछ लोगों की पसंदीदा रिपोर्ट है। एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी जानकारी शॉर्ट में और आपके सामने जल्दी जल्दी बताऊंगा। मेरे दोस्तों, आपको बताऊं कि चाइना ने भूटान पर कब्जा तो पहले से ही किया हुआ है, लेकिन ताज़ा तरीन सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि जो भूटान की ज़मीन है उस विवाद पर बातचीत करने के लिए चाइना भूटान से बातचीत कर भी रहा है और कोशिश भी कर रहा है। यानी एक तरफ वो भूटान की गवर्नमेंट से अपने बॉर्डर इशू को लेकर बात कर रहा है, दूसरी तरफ भूटान की ही ज़मीन पर गांव बसाकर अपने 8 चीनी परिवारों को वहां भेजने वाला है। सैटेलाइट इमेज में बिफोर आफ्टर मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि पहले क्या था और अब किस तरह से उसने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया है। यानी पूरा का पूरा एक गांव बसा लिया है। छोटा मोटा गांव होता तो बात अलग होती। सैटेलाइट इमेज कभी झूठ नहीं बोलती। भूटान के इस इलाके पे आप देख रहे हैं, पहले ये बहुत कम सेटलमेंट था। यहाँ पर चीन मौजूद था लेकिन इतनी भारी मात्रा में नहीं। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2023 में उसने पूरा गांव बसा लिया है। तो दोस्तों, क्लियर हो गया है कि भूटान पर चीनी कब्जा बढ़ चुका है। रही बात भारत की, तो देखिए, भारत की सरजमीन पर चीन ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन हमारा वाला सामने आकर एक ही बात बोल देता है, ना कोई गज़ा था, ना कोई गज़ा है, ना हमारी ज़मीन किसी कब्जे में है। और हमें उनकी बात पर यकीन है। हम तो यही बोलेंगे। खुफिया रिपोर्ट आई है जिससे चीन के इरादे और चीन भविष्य कैसा चाहता है सामने आ गया है। चीन के इरादे बेहद खतरनाक है। पूरी दुनिया में वो सुपर पावर बनना चाहता है। रिपोर्ट के अनुसार वो परमाणु बम 500 परमाणु एक्टिव बम अपने पास रखना चाहता है। हालांकि कहा जा रहा है कि उसके पास 500 परमाणु बम तो हैं, लेकिन और भी वो पैसा परमाणु बमों में इन्वेस्ट कर रहा है। 20 लाख सैनिकों को वो इकट्ठा करना चाहता है और भविष्य वो बड़ा ही खतरनाक देख रहा है। खासकर पड़ोसी देशों को चीन से बड़ा खतरा है। चीन इस वक्त पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन गया है और चीन की ताकत आपको पता होनी चाहिए। चाहे आप चाय की टपरी पर, किसी होटल में, या फिर आप किसी मोहल्ले के नुक्कड़ पर, या किसी दावत में, या किसी शादी में, जब 20 लोगों के सामने, 10 लोगों के सामने, 5 लोगों के बीच में बैठे हों, तो कम से कम आपको दुनिया की इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जब आपकी ज़बान चले तो सामने वाला कहे कि ये पता नहीं कौन सा न्यूज़ चैनल देख रहा है। बहरहाल, मैं आपको बता दूं कि चाइना कितना खतरनाक है। अटलांटिक आइलैंड आप जानते हैं, उस आइलैंड पर, उस टापू पर चीन ने एक रिसर्च सेंटर बना दिया है। उस रिसर्च सेंटर के बनने की वजह से उसके पड़ोसी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो गया है। उनके देश के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। जहां चीन और अमेरिका का सबसे बड़ा टकराव है, ऐसे में ये तस्वीर सामने आ रही है कि जर्मनी में चीनी और अमेरिकी विदेश मंत्रियों ने मुलाकात करी है। हालांकि ये दोनों मिलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, लेकिन तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मेरे दोस्तों, आप कुछ भी कहिए, भारत की सरकार कुछ भी करे, लेकिन भारत की जो विदेश नीति है उससे बेहतर विदेश नीति किसी भी देश की नहीं है। ये बात हकीकत है। जर्मनी में भारत के विदेश मंत्री बैठे हैं। तस्वीर आपके सामने है। कॉपीराइट के चलते ये तस्वीर मैं आपको अलग से नहीं दिखा सकता हूं। मामला बड़े ध्यान से सुनिएगा। जर्मनी के विदेश मंत्री भी हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री भी हैं, और आपको बता दूं कि भारत के विदेश मंत्री भी हैं। जर्मनी ने कहा, इतना खतरनाक हालात बना हुआ है, तनाव चल रहा है, तो आप रशिया से तेल क्यों ले रहे हैं? तो विदेश मंत्री ने, हमारे भारत के विदेश मंत्री ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। कह दिया, भाई साहब, क्योंकि भारत स्मार्ट है, हम तो भाई साहब दिमाग वाले हैं और हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन हमारा फायदा जहां है हम वहां हैं। ये बात बोली जर्मनी के विदेश मंत्री को, और विदेश मंत्री ने, हमारे भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी इस नीति की वजह से दुनिया में हमारी तारीफ भी हो रही है। तो जर्मनी ने कहा कि हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। और ये सब बातें जब हो रही थी तो अमेरिका के विदेश मंत्री चुपचाप चिचिहा रहे थे। यानी अमेरिका रूस का सबसे बड़ा दुश्मन, उसके मुंह पे भारत कह रहा है कि हम तो तेल ले रहे हैं और तेल लेते रहेंगे। इस बीच में एंटोनी ब्लिंकन की मुस्कुराहट साफ दिखा रही थी कि भारत के आगे अमेरिका का तेल निकल रहा है। ये तो हो गई अपने मादरे वतन की तारीफ में बात, लेकिन जो खबर में छुपा नहीं सकता आदतन
मजबूर हूं आपके सामने ये रिपोर्ट देख लीजिए। दोस्तों, दुनिया में वो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आ चुकी है जिसको कोई ठुकरा नहीं सकता। दुनिया में तमाम देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग आ गई है। दुनिया जाए भाड़ में, मुझे मेरे मुल्क से मतलब। बता दूं कि भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग डाउन हो गई है, 5 पायदान नीचे आ गया है, यानी भारत का पासपोर्ट और कमज़ोर हो गया है। ये है हमारे मोदी जी का भौकाल। पिछले कई सालों में भारत के अंदर जो प्यारी प्यारी घटनाएं हो रही हैं, इससे आप समझ सकते हैं हिंदूवादियों की वजह से भारत की छवि कितनी ख़राब हो रही है। दोस्तों, भारत 5 पायदान नीचे आकर अब 85 नंबर पर अटक गया है। मतलब आप ये समझ के चलिए कि भारत से बेहतर उज़्बेकिस्तान है, भारत से मजबूत मोज़ाम्बिया भी है, बेनिन भी है, मंगोलिया भी भारत से बेहतर है, क्यूबा का पासपोर्ट भी भारत से मजबूत है, किर्गिस्तान की क्या औकात है आप देखिए, उसकी भी वैल्यू भारत के पासपोर्ट से बेहतर है। जिम्बाब्वे, रवांडा, घाना, इसके अलावा आर्मीनिया, फिलीपींस, युगांडा, गाम्बिया, जाम्बिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, अज़रबैजान, तंजानिया, भाई साहब कोसोवो, मालावी, कीनिया, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, नाम्बिया, लेस्थो, सूरीनेम, बेलारूस, थाईलैंड, बोलीविया, पापुआ न्यू गिनिया, चाइना, सऊदी अरबिया, ओमान, जमीका, फिजी, नारू, गुआना, ऐसे सैकड़ों देश भारत से मजबूत हैं और भारत का पासपोर्ट कमज़ोर। हालांकि हमारा जो दुश्मन माना जाता है पाकिस्तान, उसका पासपोर्ट काफ़ी कमज़ोर है, रैंकिंग में काफ़ी डाउन है, भारत से अभी भी पीछे है। पाकिस्तान का स्थान 106 है, यानी बहुत बुरा हाल है। म्यांमार की जनता आर्मी ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद म्यांमार आर्मी के 3 कमांडरों ने सरेंडर कर दिया। लेकिन आपको बता दूं कि जनता आर्मी ने उनको मौत की सज़ा सुना दी है। अफगानिस्तान के कंधार के इलाके में ही तालिबान पैदा हुआ, वहीं से ही तालिबान पनपा। उस स्टेट में तालिबान ने एक नया लॉ पारित कर दिया है जो धीरे धीरे पूरे अफगानिस्तान में पारित हो जाएगा। वो कानून बड़ा अजीब है। तालिबान सरकार ने जिंदा चीज़ों का, जिंदा इंसानों का फोटो लेना बैन कर दिया है। इस पर आपका जो रिएक्शन नीचे कमेंट में ज़रूरी है मेरे दोस्तों। वहीं तालिबान को मान्यता देने की तरफ धीरे धीरे कदम आज़रबाईजान भी उठा रहा है। आज़रबाईजान काबुल में अपनी एम्बेसी खोलने को तैयार है। दुनिया भर के परमाणु प्रोजेक्ट पर नज़र रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था IAEA के चीफ ने कहा है कि ईरान अभी भी यूरेनियम का संवर्धन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है। पहले ही कह चुके हैं ये IAEA वाले ही कि उनके पास इतना यूरेनियम है कि वो 1 हफ्ते में परमाणु बम बना सकते हैं। मेरे दोस्तों, ईरान ने अपनी ताकत को दर्शाते हुए 2 एडवांस लेवल की पेट्रोलिंग शिप जो है लॉन्च की है, जिसका नाम है शाहिद सैयद शिराजी और शाहिद बगैरी। जी हाँ, अब ये जो शिप हैं बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, बहुत ख़तरनाक दिखने वाली हैं और ऐसी शिप हम हॉलीवुड मूवीज़ में ही देखते हैं। ठीक इसी तरह से हवा में मारक क्षमता बढ़ाई है और डिफेंस सिस्टम ईरान ने एक नया लॉन्च किया है जिसका नाम है अज़राकश। देखिए उसका लॉन्च वीडियो। मेरे दोस्तों, भले ही ईरान कितना भी पावरफुल हो, लेकिन ये अपने में ही सवाल है कि इतना ज़बरदस्त डिफेंस सिस्टम इनके पास है तो आखिर इधर उधर से ड्रोन आकर, मिसाइल आकर ईरान पर हमला कैसे कर देती हैं। भारत के मुसलमानों से बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता कि शिया सुन्नी की वजह से पूरी दुनिया में मुसलमान पिटता आया है। अगर सिर्फ भारत की बात करें तो आज भारत के मुसलमान इसलिए कोने कोने में पिट रहा है क्योंकि हम शिया सुन्नी में ही उलझे रहे। जब हमें एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़कर खुद को मजबूत करना था, हम शिया सुन्नी करते रहे और दुश्मन हमारे पिछवाड़े पर तीर भोंकता रहा।
लेकिन आपको बता दूं कि सऊदी अरब से ये गंद चल रही है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी जीती और पाकिस्तान की इमरान खान की पार्टी ने ये ऐलान किया कि हम जो शिया उलमाए दीन है, वहाँ पर शिया कम्युनिटी है, उनके धर्म गुरुओं से हाथ मिला लेंगे। उनकी जो पार्टी है मजलिसे विलायते मुस्लिमीन, उनसे हम हाथ मिलाकर पंजाब में अपनी सरकार बनाएंगे। अब आप सोच के देखिए कि सऊदी अरब की एक स्पेशल डेलीगेशन पाकिस्तान आई और इमरान खान की पार्टी से मिलने के बाद उन्होंने नाराज़गी जताई कि आप शिया धर्मगुरु और शिया पार्टी से आखिर हाथ मिलाकर कैसे सरकार बना सकते हैं। तो भाई साहब, शिया सुन्नी जहर का जड़ जो है खुद सऊदी अरब है। उधर रशिया ने, दोस्तों ध्यान से देखिए, अब रशिया का पार्ट शुरू हो गया है। वक्त है रूस और यूक्रेन की कुछ ताज़ा जानकारियों का। रशिया ने यूक्रेन के अदीवका के इलाके पर कब्जा करके अपना झंडा लहरा दिया है। मेरे दोस्तों, नेटो के चीफ ने कहा है कि आज जो यूक्रेन में हो रहा है, कल वो ताइवान में होगा। So, of course, if President Putin wins in Ukraine, it's not only a tragedy for the Ukrainians, but it sends a message not only to Putin, but also to Xi, that when they use military force, they get what they want. So what happens in Ukraine today can happen in Taiwan tomorrow. And therefore, I strongly believe that it's a good deal. टक्कर तो कांटे की है। रशिया का F-34 यूक्रेन ने मार गिराया है। तस्वीरें आपके सामने। Ебучий случай, гля. Самолет, блядь, был и летить, он падает у нас. Ебать, еще и на улицу где-то. Гля, и дерево горит, да? Гля, ебать. Гля. Ебать его в рот, блядь. Та це за школою, туди де. Ну ми ось бачимо. Воно упало, де вулиця, прикинь. Де Любов Ніколаївна живе за Мюзка. Ебать. इसी तरह से रूस के कई सारे फाइटर जेट डैमेज हुए हैं। सड़क पर आप देख सकते हैं, ट्रक के जरिए रूसी एक फाइटर जेट को जो डैमेज है घसीट कर ले जाया जा रहा है रिपेयर के लिए। उधर डेनमार्क के क्या ही कहने, डेनमार्क ने अपने तमाम हथियार खाली कर दिए हैं। पूरी की पूरी आर्टिलरी यूक्रेन को सौंप दी है। खाली हाथ हो गया है डेनमार्क। उधर अमेरिका अब सोच रहा है कि लॉन्ग रेंज की मिसाइलें जल्द से जल्द यूक्रेन को सौंप दी जाए। व्लादिमीर पुतिन की सरकार की कैद में रहकर नेवेल्नी, जो व्लादिमीर पुतिन सरकार का विरोधी था, खास करके पुतिन का विरोधी था, उसकी मौत हो गई कैद में। अब उनकी जो धर्मपत्नी हैं यूरोप में बैठकर लगातार वीडियो के जरिए एलिगेशन लगा रही हैं। उनका साफ कहना है कि मेरे पति का कातिल कोई और नहीं, सीधा सीधा व्लादिमीर पुतिन है और उससे हम बदला ज़रूर लेंगे। उधर अमेरिका ने रशिया और तुर्की के बिजनेस और ट्रेड पर और कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। वहीं मेरे दोस्तों, यूक्रेन से चीन ने कहा है कि हम आपके और रूस की जंग में न्यूट्रल हैं, हमने किसी भी तरह का कोई हथियार रशिया को नहीं दिया है। वहीं अमेरिका और इजराइल के गुलाम यूएई ने भी रूसियों के बैंक अकाउंट को सीज करना शुरू कर दिया है। उधर आर्मीनिया ने मौके पर चौका मारा अपना बदला निकालते हुए, क्योंकि आज़रबाईजान आर्मीनिया की जंग में आज़रबाईजान का साथ रशिया ने दे दिया था। तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए बहती गंगा में हाथ देते हुए आर्मीनिया ने ऐलान किया है कि हमारे इलाके में जो भी रूसी अड्डे हैं, रूसी जो सैन्य अड्डे हैं, हम उनको हटाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में सबसे बड़ी खबर जो मेरी नज़र में है वो ये सीधी तस्वीर आपके सामने। रूस की तरफ से ईरान की मिलिट्री भी लड़ रही है। ईरानी कमांडर की तस्वीर और ईरानी कमांडर जिनको अमेरिका इजराइल ने इराक में धोखे से शहीद किया था, कासिम सुलेमानी के बैनर को लेकर यूक्रेन से रूस के लिए लड़ते हुए
अब ईरान की मिलिट्री भी मैदान जंग में है। अब इससे बड़ी खबर सुनिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दोस्त और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने कहा कि अगर वेस्ट से हमारी जंग बढ़ती है तो हम कीव, बर्लिन, लंदन और वॉशिंगटन को निशाना बनाएंगे। इसी तरह से भारत के हालात भी बेहद बेकार हैं। आपको मालूम है कि अगर यहाँ किसी की सरकार है तो वो तानाशाही से है, जोर जबरदस्ती से है, धांधलेबाजी से है, ईवीएम के खेल से है। आपके सामने ये शख्स याद होगा जिस शख्स ने पूरा खेल पलट दिया था। सीसीटीवी फुटेज में ये बंदा जो रिकॉर्ड हुआ था, इसने कितने सारे वोट को पलट दिया था। लोकतंत्र के इस भाजपाई दब्बे अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया है कि इसने 8 बैलेट पेपर्स यानी 8 बैलेट पेपर के साथ खुद छेड़खानी की थी। मेरे भाई, सवाल अब ये है जो मैं उठा रहा हूं और पूरा भारत यही सवाल करना चाहता है कि इसने किया तो किया, लेकिन भाइयों बहनों, इसके पास फोन किसका आया था? आखिर यह किसके कहने पर इसने किया था? इसके अलावा हो क्या रहा है भारत में, मैं आपको बता देता हूं। बिहार के दरभंगा में वही हुआ जो हिंदूवादियों का ब्लूप्रिंट है, जिस प्लान के तहत वो काम करते हैं। रैली निकाली, फिर इल्ज़ाम लगाया कि मुसलमानों ने हमला किया, जबकि मुसलमान बहुसंख्यक एरिया में गए, गाली गलौज करी, गंदे गाने बजाए, आपत्तिजनक गाने बजाए। उसके बाद जब टकराव हुआ तो प्रॉपर ये तस्वीर आप खुद देख लीजिए। पुलिस मना कर रही है, लेकिन अब तस्वीरें कुछ दिन बाद सामने आ चुकी हैं। अपनी आंखों से खुद देखिए। पुलिस कुछ भी कह रही हो, लेकिन ये एविडेंस है, मौजूद है। बिहार के बहेड़ा दरभंगा में हनुमान चालीसा बजाते हुए और जय श्री राम के नारों के साथ हिंदू चरमपंथी भीड़ ने मस्जिद में तोड़फोड़ करके बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। साथ ही मियां के भी नारे सुनाई दे रहे हैं। हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीधा भाड़ा बोले क्यों तोड़ी है ये मारा तुझे बहरहाल पुलिस इसको नकार रही है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। पुलिस जहां नकार रही है, वहीं पर आतंकी हिंदूवादी एक व्यक्ति ने इस पूरे कर्मकांड को अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है स्टोरी पर। उसी का स्क्रीन रिकॉर्डिंग एज अ एविडेंस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, विवेक कुमार ने कई सारी स्टोरीज शेयर करी हैं इंस्टाग्राम पर, जिसमें साफ वो हमला कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, हमला कर रहे हैं मस्जिदों के ऊपर और नारेबाजी कर रहे हैं। और क्या चल रहा है भारत में वो भी बताता हूं। मोस्ट वांटेड इंसान हल्द्वानी में ये है, मोकिन सैफी पुत्र नईम सैफी। हल्द्वानी में पुलिस ने इनके नाम का शक्ल का पोस्टर लगाया है। अब इस व्यक्ति को ऑन रिकॉर्ड देखा गया है कि यह बंदा दंगाई नहीं है, ये तो बल्कि पुलिस की मदद कर रहा था।
चलिए, एक तरफ इनका पोस्टर मोस्ट वांटेड का और दूसरी तरफ इस शख्स को देखिए। जी हाँ, ये जो तस्वीर में नजर आ रहा है ये वही है जो ये सामने पुलिस वाला बैठा हुआ है, घायल है, उसको हवा पानी कर रहा है, सर पर पट्टी बांधी जा रही है, हाथ में मुकीन के गिलास है और वो उनका ख्याल रख रहा है कि प्रशासन के इस व्यक्ति को कोई और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनकी जान बचनी चाहिए। मेरे दोस्तों, एक तरफ आप देखिए कि मुसलमान पुलिस वाले की जान बचा रहा है और उसी पुलिस ने मोस्ट वांटेड लिस्ट में मुकीन सैफी का नाम डाल दिया है। जानबूझकर हल्द्वानी में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और सीधा सीधा मुसलमानों के ऊपर ही केस किया जा रहा है। मौजूदा जो वहां के विधायक हैं उनकी जबानी आप सुने तो वो खुद कह रहे हैं कि ऐसा क्या था, ऐसी क्यों हड़बड़ी थी कि मस्जिद को उसी दिन तोड़ना था। सुनिए। जो विभाग था उसने साफ बोला था कि ऐसे मत तोड़िएगा, आप ये एसओपी फॉलो करेंगे तो आप तोड़ सकते हैं। और अगर इनको इतनी जल्दी थी तोड़ने की तो इनको कर्फ्यू पहले ही लगा देना चाहिए था, या धारा 144। ये ऐसे अधिकारी तो है नहीं कि जो सेंसिटिविटी नहीं समझते, या ये 16 साल से तो पंकज उपाध्याय यहीं पे। तो ये तो प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर। पंकज उपाध्याय से जुड़ा सर मेरा एक सवाल है, बीच में मैं जोड़ना चाहूंगा। इनका ये जो अचानक से ट्रांसफर हुआ, ये जो कार्रवाई हुई, उसके बाद वो इनका ट्रांसफर पहले हो गया था जी, इनका ट्रांसफर पहले हो गया था और ये बस रोके गए थे क्योंकि जो दूसरा पोजीशन थी वो रिलीव नहीं हुई थी। जब वो रिलीव होती तब ये ज्वाइन करते, तो इसलिए इनका ट्रांसफर तो 2 बार ही हो चुका है। पहले एक अलग पद पे ट्रांसफर हुआ था और अब एक अलग पद पे ट्रांसफर हुआ है। लेकिन फिर भी जो भी है, ये भी पता लगा कि जिला पुलिस ने जिला प्रशासन से साफ मना करा कि हमारी तैयारी संपूर्ण नहीं है और हमें आज नहीं जाना चाहिए। तो जिला प्रशासन ने साफ, बिकॉज वो भी बहुत अहंकार में रहते हैं जिला प्रशासन, तो उन्होंने साफ बोला कि नहीं, आप नहीं चल रहे हैं तो हम पीआरडी ले जाएंगे। अच्छा, तो फिर मतलब ये बहुत ही मतलब एक इनकी बेचैनी थी कि आज ही करना है। अब इन्हें तोड़ने का मन बना ही लिया था, तो मैं फिर से यही कहूंगा कि इन्हें कर्फ्यू पहले ही लगा देना चाहिए था। इन्हीं सब हरकतों की वजह से अब हिंदूवादियों को, हिंदू समाज के लोगों को पता है कि हम कुछ भी कर लें हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिनको बगल का, पड़ोस का कोई पड़ोसी नहीं जानता, फेमस होने के लिए सोशल मीडिया पर आकर वो मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी गिरफ्तारी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के खेरी के इलाके में एक महिला खुल्लम खुल्ला माहौल को खराब करने, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने इसको फंड किया या आरएसएस ने इसको फंड किया, या फिर इसका दिमाग चल गया है, या फिर सीधी बात यह है कि फेमस होने के लिए ये सब चीजें कर रही है। सुनिए इसके चंद वीडियो और फिर मुसलमानों से सवाल यह है कि तुमने अब तक एफआईआर क्यों नहीं किया। तो ये मोहतरमा बोल रही हैं कि हमारे सनातनी भाई को कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो तुमसे इतना बोलना चाहेंगे, तुम इतना हलाला करने के बाद, अपने अब्बू करने के बाद, कैसे तुम सोशल मीडिया पे आके अपना मुंह दिखाती हो? शर्म नहीं आता है तुमको? अगर ये काम हम लोग करते ना तो चुल्लू भर पानी में डूब के, चुल्लू भर पानी का गिलास हम डूब के मर जाते हैं, पर तुमको तो शर्म नाम की चीज भी नहीं है। कहा जाता ना, बगल अब बिस्तर पे अब का ही बोले, ज्यादा इज्जत नहीं उतारना चाहिए। अब इतना समझ लो, अब बसंती भी नाचेगी और गब्बर भी नाचेगा। और जिस दिन सारे सनातनी रोड पर उतर गए तो सारे मुगलों की औलाद, पूरा पाकिस्तान भागेगा। बोलो जय श्री राम। सुन लिया। अब सोशल मीडिया पर जब इसका विरोध हुआ और यूपी पुलिस को टैग किया गया तो इसने उसका भी जवाब दिया कि हमारे भाई का आना जाना है, हम तो खुद उनकी पैरवी किए हैं। यानी अगर भाई ने कोई क्राइम किया है तो उसको फखरिया बता रही हैं। और आपको बता दूं कि यह महिला यूपी पुलिस से नहीं डर रही हैं, बल्कि कानून को ताक पर रख दिया है। और उत्तर प्रदेश पुलिस का खौफ शायद इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है कि मुसलमानों के खिलाफ मैं बयानबाजी करूंगी तो मुझे पैसा और फेम मिलेगा, गिरफ्तारी तो कुछ नहीं होगी। सुनिए इसका अब ये धमकी भरा वीडियो। तो ये क्या लिखे हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो मैं एक बात बता दूं, तेरे बाप में, किसी के बाप में तो नहीं बोलूंगी, तेरे बाप में इतनी औकात नहीं है कि मुझे जेल भेज देगा। रील सब बनाते हैं, सब लोग टारगेट करते हैं। कुछ लोग तो ऐसा ऐसा बोल देते हैं, पुलिस तो उसको उठा कर नहीं ले जाती। मैंने क्या बोला है? मैंने तो खाली रोस्ट किया है। जैसा सवाल वैसा जवाब दिया है। और एक बात सुन ले बेटा, मुझे कानून की धमकी मत देना। मैं जेल के चक्कर काट चुकी हूँ, समझ में आई बात? मुझे ये मत बोलना कि मैं
जेल नहीं देखी, जेल देखी हूँ। मेरा भाई ना 3-3 4-4 चक्कर जेल गया, तो मैं ही छुड़ा छुड़ा के उसको लाती थी। तो मुझे मत सिखाना कि कानून क्या होता है, कानून मुझे अच्छी तरीके से पता है। और तू किस बिना पे मुझे अरेस्ट करवाएगा? तू सोच रहा है कि पुलिस का नाम लेंगे तो रील बनाना छोड़ देगी, धमकी देगी तो छोड़ देगी? पुलिस भी इंसान होते हैं, वो कोई पकड़ाऊ नहीं होता, काऊ नहीं होता कि खा जाएंगे, पुलिस का नाम लोगे तो डर जाएंगे। समझ में आई बात? भेज दियो तो पुलिस मेरे घर, मैं हैंडल कर लूंगी। मैं भी पूछूंगी कि किस बिना पे मुझे अरेस्ट कर रहे हो, क्या कसूर है मेरा? प्रूफ लाओ मेरे पास, एविडेंस दो मुझे। ए बाबू, इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं पर लॉ जानती हूँ। सही आई बात समझ में? तो एक बात बता दे रही हूँ कि ये जो तू धमकी दे रहा है ना, तो तू ऑन कैमरा चाहे तू मुझे फोन करके भी धमकी देगा, तो मैं चाहूं ना तुझे धमकी देने की जरूरत मैं तुझे अंदर करवा सकती हूँ। आई बात समझ? तो उतना ही ज्ञान पा दो जितना तुम पा दे सको। बहरहाल कमी मुसलमानों की है क्योंकि हम पीछे हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम में नेशनल प्राइम टाइम का तड़का भी था। रिपोर्ट को शेयर करते हुए दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।